हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का। दिस इज चैप्टर नंबर 3 और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। फाइन, आज हम बेसिकली उसका न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ेंगे। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर छोटी छोटी बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? क्योंकि हर न्यूमेरिकल जितने भी मैंने सेलेक्ट किए हैं आज के लेक्चर के लिए, हर एक में कुछ ना कुछ बात अलग है। फाइन, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जल्दी से पैकअप नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे हर एक क्वेश्चन में क्या अलग बात है और हर एक पॉइंट में क्या अलग चीज ध्यान देने वाली है। तो सबसे पहले तो हम जो भी हमारा गैल्वेनिक सेल बना था, पिछली बार हमने सेल पोटेंशियल पढ़ा था, उसको नोटेट करना सीखते हैं कि एक सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्लियर? क्योंकि सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी। फाइन, एंड सेल सीधा सीधा रिएक्शन की फॉर्म में नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले हम उसके लिए करेंगे शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। कोई भी गैल्वेनिक सेल का शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है, कैसे वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यार पहले मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आयन बिकम्स जिंक प्लस 2 आयन एंड कॉपर। ये हमारे पास एक रिएक्शन थी। अगर इस रिएक्शन की पूरी बात करें तो ये था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बिकम जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे कि जिंक कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? अगर नहीं भी तो आज के लेक्चर में हम डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो सीरीज बना है, ठीक है ना। पर उससे पहले ये देख लीजिए कि ये जो सेल रिएक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो सेल रिएक्शन की फॉर्म में दिया हुआ, मैं स्टेट्स भी मेंशन कर देता हूं। दिस इज सॉलिड, सपोज दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड। तो हाउ इट इज नोटेटेड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो पॉइंट नंबर 1 जो नोटेशन में ध्यान रखना है, एनोड इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। एनोड जो है वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। फाइन, एंड सिमिलरली कैथोड इज रिटन ऑन द राइट साइड। वी ऑल नो कि एनोड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन को। एंड कैथोड किसको रिप्रेजेंट करता है? रिडक्शन। ये हमें लोन से क्लियर था, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड। क्लियर? तो एनोड जो है वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, कैथोड है राइट साइड। यानी कि ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड पे लिखी जाएगी, इस बात का ध्यान देंगे। तो पहले तो इसमें ढूंढो ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है। ये वाला बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ये बंदा हो रहा है, यानी कि जिंक लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा एंड कॉपर राइट साइड पे लिखा जाएगा जब हम एक सेल नोटेशन बनाएंगे। क्लियर? तो मैं सेल नोटेशन यहां बना लेता हूं। जिंक से जिंक प्लस 2, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड मैंने क्या लिखा है? पहले ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक प्लस 2 ये लिख दिया। कोई आयरन कुछ नहीं बनाया अभी, जिंक से जिंक प्लस 2। एंड राइट साइड पे लिखना था रिडक्शन, ये मैंने रिडक्शन जो है कॉपर प्लस 2 से कॉपर ये लिख दिया। ध्यान दीजिए, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, जिंक से जिंक प्लस 2, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। क्लियर? अभी कुछ नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट कहना चाहता है डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट फेजेस of the species are separated by single vertical line। जो डिफरेंट फेज है, देखिए जिंक से जिंक प्लस 2 बना, ये सॉलिड था, ये एक्वस है, फेज अलग है। वो सॉलिड है, वो एक्वस है। अगर फेज अलग है तो उसे सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाना है। ये देखिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, जिंक क्या है?
सॉलिड, जिंक प्लस 2 क्या है एक्वस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंगल वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन से, क्लियर। एंड यहां भी कॉपर प्लस 2 क्या है एक्वस, कॉपर क्या है सॉलिड, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करना है, सिंगल वर्टिकल लाइन से। फाइन, ध्यान दीजिए हम सेल नोटेशन कर रहे हैं, हर पॉइंट ध्यान देने वाला है। तीसरा, सेपरेशन ऑफ सेम फेस स्पीशीज इज डन बाय कॉमास। अगर सेम स्पीशीज है उनको कॉमा से सेपरेट करना है, पर मुद्दे की बात यह है कि जिंक से जिंक प्लस 2 भी हमारे पास कोई सेम स्पीशी नहीं था, एंड कॉपर प्लस 2 से कॉपर भी हमारे पास स्पीशी सेम नहीं है, इसलिए हम ये कॉमा वाला काम यहां पे नहीं करेंगे। पर आपको ध्यान रखना है, ये जब ये जो चेंज लिख रहे हैं इस टाइम पे अगर तो फेस चेंज आ रहा है, फेस चेंज तो देखो बताया जाता है सिंगल वर्टिकल लाइन से, अगर फेस चेंज नहीं है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमा से, क्लियर। तो यहां पे हमें कोई कॉमा वगैरह या डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड से एक्वस बन रहा है, एक्वस से सॉलिड बन रहा है। फाइन, नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज is represented by double vertical सॉल्ट ब्रिज जो है वो डबल वर्टिकल लाइन से शो करना है, ये रहा सॉल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। ये कौन सा साइड था, एनोड साइड था, ये कौन सा साइड है कैथोड साइड। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, मैं सिर्फ मेंशन करने के लिए बता रहा हूं बस, सेल नोटेशन तो ऊपर तैयार हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज किससे रिप्रेजेंट होता है, डबल वर्टिकल लाइन से, इज दैट क्लियर। पांचवा पॉइंट, एनी स्पेसिफिक फीचर्स, यानी कि कोई प्रेशर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, इज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स। अगर किसी की कोई भी स्पेसिफिक फीचर दी हुई है, सपोज देखो यहां तो वैसे कोई गैसियस चीज नहीं है तो प्रेशर तो नहीं आ सकता, पर एक्वस चीज है, कंसंट्रेशन आ सकती है। सपोज इसकी कंसंट्रेशन दी होती 1 मोलैरिटी, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या हो जाता, यहां ब्रैकेट्स में मेंशन हो जाता 1 मोलैरिटी। वो इसके साइड पे भी लिखा हो सकता है, इसके नीचे भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, यहां तक क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, एनोड पे हमने यहां पे ऑक्सीडेशन मेंशन किया है, कैथोड को राइट पे लिख के रिडक्शन मेंशन किया है, डिफरेंट फेजेस को सिंगल वर्टिकल लाइन से, एंड एनोड और कैथोड को डबल वर्टिकल लाइन से, यानी कि सॉल्ट ब्रिज को मेंशन किया है। कोई भी स्पेसिफिक फीचर है तो उसे ब्रैकेट में रखा है। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर आपके पास दोनों में से किसी एक साइड भी ऐसा कोई केस बन गया, या दोनों साइड भी ऐसा केस बन गया कि आपके पास सॉलिड इलेक्ट्रोड नहीं है, याद करिए ये कब था, कल केस में था, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, हाइड्रोजन एक गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐड करना होता है, क्लियर। फॉर गैस इलेक्ट्रोड, inert electrode like platinum is written। पर इसको लिखने के भी तरीके हैं। फाइन, एनोड के लिए ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा जाता है, एंड कैथोड के लिए ये एक्सट्रीम राइट पे लिखा जाता है। इज दैट थिंग क्लियर। अगर एनोड के केस में होगा तो बिल्कुल लेफ्ट पे लिखा जाएगा, अगर कैथोड के केस में होगा तो बिल्कुल
राइट पे लिखा जाएगा। क्लियर? तो देखो यार ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है, सेकंड पॉइंट काफी अच्छे से क्लियर हो गया, ये हमारे पास नहीं यूज हो पाया और अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट तो यूज होना ही है सॉल्ट ब्रिज वाला, एंड फिफ्थ हमने यूज कर लिया क्योंकि मैंने इसको वन मोलैरिटी लिख के यहाँ लिख दिया था। क्लियर? एंड सिक्स भी अभी तक यूज नहीं हो पाया क्योंकि लकीली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास सॉलिड इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ द साइड्स प्रेजेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, फाइन, इसी को चेंज करना इक्वेशन को और उसका सेल नोटेशन बनाएंगे जिसमें हमें बाकी के जो पॉइंट्स हैं यानी कि थर्ड और सिक्स्थ नंबर पॉइंट भी क्लियर हो जाए। दिस इज हाउ टू राइट अ सेल। याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन फॉर्म में क्वेश्चन कम आएंगे, इस नोटेशन में फॉर्म ज्यादा आएंगे। इज दैट थिंग क्लियर? और अगर यही समझ नहीं आया कि सेल नोटेशन क्या है तो क्वेश्चन कैसे होगा? क्लियर? फिर इसके बाद हम सेल नोटेशन से रिएक्शन कैसे बनानी है वो भी देखनी है क्योंकि है तो सब कुछ रिएक्शन ही। इज दैट क्लियर? ये नोटेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होके आता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हमारे पास है वी नीड टू राइट द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर Sn plus 2 Ag plus becomes Sn plus 4 plus 2 Ag। कोई दिक्कत? तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है भाई। देखिए पहले तो ऑक्सीडेशन डिटेक्ट कर लीजिए, ये है ऑक्सीडेशन एंड ये है रिडक्शन। फाइन, ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने अभी भी पॉइंट रखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड लिखेंगे, लीजिए Sn plus 2 Sn plus 4 aqueous। क्लियर? एंड रिडक्शन को राइट साइड लिखेंगे, ये बन गया Ag प्लस से Ag, ये सॉलिड है ये aqueous। कोई दिक्कत? और एक बात यहाँ पे नहीं आ गई है सीखने के लिए, अगर इसके सामने 2 लिखा हुआ है यहां मेंशन नहीं करना है, सेल नोटेशन में बैलेंसिंग मेंशन नहीं करनी है। मैं फिर बोल रहा हूं हर लाइन में आजकल नई बातें आएंगी आज के लेक्चर में, तो ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये फर्स्ट हो गया है। सेकंड पे चलते हैं, डिफरेंट फेजेस आर सेपरेटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। देखो ये एक्वस है, ये एक्वस सॉलिड है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन से डिफरेंट होंगे, ये नहीं होंगे। फिर नई बात आ गई। क्लियर? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ सेम फेसेस बाय कॉमा, ये सेम फेसेस है, अब इनके बीच में क्या आएगा? फिर नई बात आ गई। इज दैट थिंग क्लियर? पॉइंट नंबर 4, सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन, ये हो गया है सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन। क्लियर? ऐसा नहीं सोचना कि भेदभाव हो गया है, अरे भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग ही है ये अलग है। क्लियर? Any specific feature pressure concentration is indicated in brackets। लकीली यहाँ पे कोई प्रेशर कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशन सॉरी या कोई भी कंसंट्रेशन कंडीशंस नहीं दिए गए हैं, सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस रिएक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, या यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्वस इलेक्ट्रोड भी, हम प्लेटिनम जैसा इलेक्ट्रोड डालेंगे। तो यार इधर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, पर इधर दिक्कत है तो हम प्लेटिनम डालेंगे। क्योंकि ये एनोड है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे, इनके बिल्कुल इधर लिखेंगे। एंड प्लेटिनम नेचर में क्या होता है? सॉलिड, तो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। ध्यान दीजिए जरा क्या हुआ है, प्लेटिनम सॉलिड है, प्लेटिनम सॉलिड है तो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन। फेज अलग हो गया ना, ये सॉलिड है और ये एक्वस। दिस इज हाउ टू नोटेट अ सेल, दिस इज अ सेल। आपको क्वेश्चन इस नोटेशन फॉर्म में आएगा। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? अब हम करके देखते हैं, अगर हमें सेल दिया हो और उससे रिएक्शन कैसे निकालना है। क्लियर? ये दोनों निकालने के बाद ही इसका न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो सकता है, कोई भी दिक्कत। एंड किस्मत अच्छी हुई तो कई बार यार यही क्वेश्चन आ जाता है कि नोटेशन देके पूछ लेते हैं सेल रिएक्शन कौन सा है, 4 रिएक्शंस देके, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? चलो करते हैं फिर सेल नोटेशन से
सेल कैसे निकालना है, सेल रिएक्शन कैसे निकालना है। सो नेक्स्ट वी हैव इज राइट द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, एंड द नेट सेल रिएक्शन, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद जो ओवरऑल रिएक्शन बन रहा है वो दोनों लिखनी है फॉर द फॉलोइंग सेल्स, एंड ये भी बताना है व्हिच इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट एट द पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, याद करिए लोन में n नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि राइट वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि हमें ये बताना है कि कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। इज दैट थिंग क्लियर। वैसे ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सीधा सीधा भी किया जा सकता है, पर पहले हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन कर रहे हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पहले हम दोनों क्वेश्चंस में इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हमें पता है लेफ्ट पे मेंशन होता है, देखो अब उल्टा पढ़ने की कोशिश करो, नोटेशन से उल्टा पढ़िए। ऑक्सीडेशन किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो लिखिए क्या जिंक बना होगा जिंक +2, और ऐसा बनते टाइम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ये बन गया ऑक्सीडेशन हाफ। फिर निकालिए रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या है, Br- और Br2। देखो देखने की बात है, यहाँ पे दोनों का फेज सेम है क्योंकि प्लेटिनम लिया हुआ है, दोनों का फेज सेम है, हमें लिखना है रिडक्शन। आगे Br- लिखा हुआ है, Br2 लिखा हुआ है, इसका रिडक्शन रिएक्शन कैसे बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन बनेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बंदा गेन करेगा, ये गेन करेगा, ये गेन करेगा। देखो इसके आगे लिखे होने से ये जरूरी नहीं है कि यहां से यहां आए, हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से लिखा जाए जिस तरीके से चेंज हो रहा है। पर अगर लेफ्ट साइड पे जिंक +2 से जिंक लिखा होता, इसका मतलब ये नहीं था कि रिडक्शन हो गया। याद रखिए जो लेफ्ट साइड पे है वो ऑक्सीडेशन ही है, एंड जो राइट साइड पे है वो रिडक्शन ही है, चाहे आगे पीछे ही क्यों नहीं लिखा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, Br2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए ब्रोमीन माइनस। कोई दिक्कत, बैलेंस करने के लिए हम यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहां भी 2 लिख देते हैं। दिस इज रिडक्शन। हम अगेन रिपीटिंग, एक बात के ऊपर ध्यान देंगे, लेफ्ट साइड चाहे जिंक +2 पहले लिखा, देखो वैसे तो कोशिश करनी है कि चेंज ही मेंशन किया जाए, पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सपोज क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे दिए, जैसे इसने सेम स्पीशीज थे आगे पीछे दे दिए, Br मतलब होना तो ब्रोमीन का Br- में रिडक्शन था, क्योंकि ये तो श्योर है ये रिडक्शन है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड पे रिडक्शन ही लिखा जाता है, ये बात हम कर चुके हैं, राइट साइड पे रिडक्शन ही लिखा जाना होता है, फर्स्ट पॉइंट था नोटेशन में, क्लियर। तो यहां आना तो रिडक्शन ही है, पर Br- थोड़ी Br2 में रिड्यूस हो रहा है, Br2 Br- में रिड्यूस हो रहा है, तो भाई आगे पीछे भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है ना राइट साइड पे तो रिडक्शन इक्वेशन लिखनी है, और ये पता है कि लेफ्ट साइड पे है तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखनी है, क्लियर। तो ये लिखी गई है रिडक्शन इक्वेशन, Br2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया 2 Br- एंड वी नीड टू राइट द नेट सेल रिएक्शन। तो ये नेट रिएक्शन क्या बन गया है देख लीजिए। नेट रिएक्शन में हमेशा ध्यान देना होता है कि राइट साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन से कट जाएं, जैसे हमने रिडॉक्स की बैलेंसिंग में क्लास 11 में चैप्टर नंबर 8 में किया है, ये कट जाना चाहिए। अगर ये कट गया तो ये बन गया Zn प्लस Br2 Zn +2 प्लस 2 Br-, कोई दिक्कत, इज दैट थिंग क्लियर। ये हमारे पास बन गया सेल नोटेशन। एक बात ध्यान रखनी है, नेट सेल रिएक्शन के अंदर एक नई चीज है, फिर से फाइन हर लाइन में नई चीज है, नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कंप्लीट रिएक्शन इज दैट इलेक्ट्रॉन इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं हो रहा, एंड हमें एक और आखिरी क्वेश्चन बताना है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, भैया ये रहा प्लेटिनम है इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए, क्लियर। देन मूव टू द सेकंड पार्ट, वी आर गिवन मेनी थिंग्स। ऑक्सीडेशन लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होना, देखो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसका ऑक्सीडेशन कैसे लिखा जाएगा, डेफिनेटली कुछ इस तरीके,
isn't it? एंड इसका कैसे लिखा जाएगा? ये तो रिडक्शन लिखना है, अच्छी बात है, सीधा रिड्यूस्ड फॉर्म में दिया है, कोशिश करना है वैसे ही लिखना है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन प्लस कॉपर प्लस 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें मत्था मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आ गया है, फाइन, कोई दिक्कत। एंड पॉजिटिव टर्म, या पॉजिटिव तो पता है क्या है, एक सौखा तरीका है, यहाँ पे जो राइट साइड पे एग्जैक्ट राइट पे पड़ा है ना, वो आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल ढूंढना, एग्जैक्ट राइट पे जो पड़ा है वो आंसर है। एंड अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आता तो एग्जैक्ट लेफ्ट पे जो पड़ा है वो हमारा आंसर है, यानी कि इसके लिए तो हमें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाके हमें आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर? अब ये तो थे बहुत सिंपल वाले दो, लेट्स हैव सम more logical and more tougher than this one. Let's have C and D part of this particular question. हाँ जी, we have the part number C and D. देखिए लग जरूर सेम रहा है पर है नहीं, ठीक है ना, तो धोखे में नहीं पड़ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम प्लस 3 में गया और 3 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, सौखा ही है, फाइन, आसान है, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। यहां देखिए रिडक्शन में I2 और I- रिडक्शन इक्वेशन लिखनी है, राइट साइड पे है ना, रिडक्शन लिखना है। कौन आगे दिया कौन पीछे दिया पता नहीं, पर राइट पे दिया ना, राइट में भाई रिडक्शन बनाना है। रिडक्शन कैसे बनेगा? अगर I2 इलेक्ट्रॉन लेगा और I- बनेगा, बैलेंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों खास है? ये क्वेश्चन इसलिए खास है क्योंकि इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मैच नहीं किए। हर क्वेश्चन में कुछ नया है। 3 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन वाली में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें नेट रिएक्शन बनाना है, अगर हमें नेट रिएक्शन बनाना है तो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। याद आया रिडॉक्स में किया था, ये क्या बन गया 2Cr plus 3I2 becomes 2Cr plus 3 plus 6I minus 2 into Cr 3 into I2। इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएंगे क्योंकि ये भी 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, दिस विल कट ऑफ। अब ये कट जाएंगे, ठीक है ना, तो 2Cr plus 3 and 6I minus is the final answer, कोई दिक्कत। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं क्या खास है डी पार्ट में। राइट, डी में ऑक्सीडेशन तो सीधा सीधा है, कैडमियम, कैडमियम प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन में चला गया। रिडक्शन में कुछ खास है, पता नहीं क्या है। ये Cl माइनस AgCl Ag, 3 चीजें हैं, रिडक्शन तो किसी एक का हुआ होगा, बड़ा लफड़ा है। देखिए यहाँ पे क्या है, सोच के देखिए। अब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 मेंशन करके रख लेते हैं। Ag का +1, यहां Cl का -1 और यहां अकेले Ag का 0। लिखना नहीं है वहां पे, सिर्फ सोचना है, दिमाग में साइड पे लिख के रख सकते हो। ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है। किसको चेंज आया? AgCl को, क्योंकि Ag जो है ना वो +1 से यहां चला गया 0, Cl को तो कोई चेंज ही नहीं आया। यानी कि ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि AgCl ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा और Ag बना होगा, क्योंकि रिड्यूस कौन हो रहा है? ये बंदा रिड्यूस हो रहा है, ध्यान रखिए, ये बंदा रिड्यूस हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? अगर ये बंदा रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है? ये है तमाशा देखने वाले। Cl माइनस यहां सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने वाले लोगों में से है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। इज दैट थिंग क्लियर? यहाँ Cl माइनस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये Cl -1 है, ये Cl -1 है, जैसा है वैसा ही है। अब इसको बैलेंस जरूर करना है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इस पूरी रिएक्शन को 2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट द फाइनल आंसर इज cadmium plus 2 AgCl becomes Cd plus 2 plus 2Ag plus 2Cl minus. This is the final answer.
कोई दिक्कत। इज दैट थिंग क्लियर? तो यहाँ पे एक और चीज जो रह गई है वो है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल प्लेटिनम है, यहाँ पे सिल्वर है, कोई दिक्कत। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? सो वी आर डन विद द सेल नोटेशन कि एक रिएक्शन दी होने पे सेल नोटेशन कैसे लिखना है और एक सेल नोटेशन दिया होने पे रिएक्शन कैसे लिखना है। क्लियर? लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ सेल पोटेंशियल, क्योंकि अब हमें सेल लिखना आता है, सेल की नोटेशन को पढ़ना आता है। किसी भी फॉर्म में दिया होगा तो हम जज कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो लेट्स मूव टू द सेल पोटेंशियल। हाँ जी, सो नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट E नॉट ऑफ सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज सेल, दिस इज पोटेंशियल। We need to calculate the standard cell potential of this particular cell. Fine. पता चला क्या फायदा है सेल नोटेशन का। सेल नोटेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एंड गिवन है ये चीज और ये चीज, दो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स गिवन है। क्लियर? तो बहुत ही सौखा काम है यार। ये ऑक्सीडेशन है एंड ये रिडक्शन हाफ। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ। तो E नॉट ऑफ cell, E naught of right minus E naught of left when both are written in SR। राइट वाले में से लेफ्ट वाले का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है अगर दोनों किस में लिखे हुए हैं, SRP की फॉर्म में लिखे हुए हैं। दोनों किस में लिखे हुए हैं? SRP की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है एसआरपी की फॉर्म में। तो ये देखो सबसे पहला काम जो मैंने कल आपको बोला था क्या करना होता है, जो भी वैल्यूज दी हुई है क्या आपको उसकी एसआरपी दी है? यस, एसआरपी दी है। क्या यहाँ पे दी है? नहीं, ये एसओपी है। तो पहले तो यार पता क्या करो, इसको एसआरपी में कन्वर्ट। ई नॉट ऑफ जिंक +2 से जिंक एसआरपी में -0.76 वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद ही सॉल्व करना है। पहले सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एसआरपी में कन्वर्ट करने हैं। क्लियर? तो E नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन वाले का एसआरपी, राइट माइनस लेफ्ट बोथ आर रिटन इन एसआरपी। राइट पे कौन है? कॉपर वाला बंदा, ये आ गया +0.34 एंड लेफ्ट पे आ गया जिंक वाला बंदा, इसकी वैल्यू है -0.76। देखिए ये नहीं लिखूंगा क्योंकि एसआरपी वैल्यू लिखनी है। This comes out to be 0.34 plus 0.76, that comes out to be 1.1 volt. This is the answer. And again repeating, अगर आपका E naught of cell एक पॉजिटिव एंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये सेल वर्क करेगा। सेल वर्क करेगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये हमें बिजली पैदा करके देगी वर्थ 1.1 वोल्ट। कोई दिक्कत। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। तो इसी के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि हमें इस बात का जस्टिफिकेशन देता है कि ये काम करेगा। फाइन, कोई भी दिक्कत, पर ये काम करेगा इसके लिए हमें एक और चीज भी समझनी पड़ेगी, दोनों हम उस क्वेश्चन में समझेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ वेरी सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है नहीं है। क्लियर? Can copper sulfate be stored in a zinc container? क्या कॉपर सल्फेट जिंक के कंटेनर के अंदर स्टोर किया जा सकता है? तो यार, और मुद्दे की बात क्या है, कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और पूरे टेक्निकल तर्क में हमें बताना है ये। फाइन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फाइन, तो देखिए किस तरीके से ये होना है। देखो, अगर जिंक को, ये कॉपर सल्फेट को जिंक के भांडे के अंदर रखा है तो कुछ इस तरीके से होगा, उस बर्तन का, उस कंटेनर का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जिंक के अंदर कॉपर सल्फेट है। देखो, अगर तो ये रिएक्शन हो गया, इसका मतलब स्टोर नहीं हो सकता, और अगर ये रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब स्टोर हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो रिएक्शन हो गया, इसका मतलब स्टोर नहीं हो सकता, और अगर स्टोर हो गया, इसका मतलब इनका रिएक्शन, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं होगा तभी हम उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। हम किसी को संभाल के रखने के लिए कोई चीज देखेंगे, अगर वो वहां रिएक्ट ही कर गई तो फिर उसने क्या संभाला।
isn't it? अगर रिएक्शन हो गया तो स्टोर नहीं है, अगर रिएक्शन नहीं है तो स्टोर्ड है। क्लियर? और अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अगर होगा तो ये होगा, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, ई नॉट निकाल लेते हैं। हम इसका क्या करते हैं, ई नॉट निकाल लेते हैं। अगर इसका ई नॉट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगा, अगर ई नॉट नेगेटिव आ गया इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। ये है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ आर माइनस ई नॉट ऑफ एल बोथ आर रिटन इन एसआरपी। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें वैल्यूज नहीं दी हैं, तो यार कभी कभी ये वैल्यू याद भी करनी पड़ती है। दैट इज ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट है, एंड ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक माइनस 0.76 वोल्ट है। कोई दिक्कत? क्लियर? ये याद भी करनी पड़ सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसके बाद करेंगे हम, एक दो क्वेश्चन करने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा याद करने की भी कोशिश करेंगे, फाइन, क्योंकि जरूरी है वो याद करना। तो प्लस 0.34 माइनस 0.76, अभी अभी हमने निकाला था 1.1 वोल्ट, बिल्कुल वही है। इसका मतलब पॉजिटिव आ गया है ये नंबर, मतलब रिएक्शन हो रही है। अगर ये रिएक्शन हो रही है इसका मतलब ये स्टोर नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या है, नो, ये स्टोर नहीं हो सकता। द रीजन फॉर दैट इज ये रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन होगा तो यार आपने कॉपर सल्फेट को जिंक के पास रखा कि भाई संभाल के रखना, जिंक ने तो खुद ही रिएक्शन कर लिया कॉपर सल्फेट के साथ। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल मूव टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पर उससे पहले एक चीज समझिए जो यहां पे समझने वाली थी, टॉपिक बनाइए, दैट इज रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो याद रखिए डेल्टा जी नॉट यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक टर्म थी गिव्स फ्री एनर्जी, जो हमें यह बताती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। याद करिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या थी, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका फॉर्मूला है NF E नॉट ऑफ NF E नॉट ऑफ सेल। तो यहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। जैसे यहां पे 2 थे, इस पर्टिकुलर केस में 0 से +2 गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हैं, 2। ये क्या है, ये तो फैराडेज कांस्टेंट है, फाइन। इसको आप 96500 या एक्चुअली में 96487 है, जो कैलकुलेशन में हम 96500 लेते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक बात देखिए, देखो ये तो नंबर है, हमेशा पॉजिटिव में रहने वाला है, ये कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव है फैराडे वैल्यू। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आया तो ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। एंड गिव्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव आना मतलब रिएक्शन हो जाएगा। गिव्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव आना मतलब रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ई नॉट ऑफ सेल का पॉजिटिव आना मतलब रिएक्शन हो जाएगा। वहां से हमने ये रिलेट करके निकाला है, ई नॉट ऑफ सेल का पॉजिटिव आना इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी का नेगेटिव आने का मतलब होता है रिएक्शन हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट आया था, इसका मतलब है ई नॉट पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर रिएक्शन हो जाएगा तो स्टोर नहीं होगा। कोई दिक्कत? क्लियर? लेट्स हैव अनदर मतलब ट्रिकी क्वेश्चन लगा लो, या इसका एक और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू द इलेक्ट्रोकेमिकल। सो नेक्स्ट वी हैव द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 0.46। इस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है, यानी कि सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। 1 मोलैरिटी है, 1 मोलैरिटी यानी कि यार स्टैंडर्ड ही है, ये ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ही है, और वैसे भी स्टैंडर्ड ही आएगा क्योंकि अब तक हमने नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का ईएमएफ निकालना नहीं सीखा है।
क्लियर? सो दिस इज वन मोलैरिटी, दिस इज वन मोलैरिटी, ये आ गया है ईएमएफ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस एसआरपी इसका दिया हुआ है इतना, एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका एसआरपी निकालना है। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ज्यादातर क्वेश्चन एसआरपी की फॉर्म में ही आते हैं। एसआरपी में दिया गया है, एसआरपी में पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो E naught of cell, E naught of R minus E naught of L when both are written in SR। अब बस ये देख लो राइट में कौन है, राइट में सिल्वर, ये E naught of cell कितना है 0.46, राइट वाले का SRP वैल्यू, SRP ही दिया है, एंड लेफ्ट वाले का SRP निकल के आएगा, बिल्कुल SRP ही चाहिए भैया, ठीक है ना। तो ये आ गया है, तो इसे सॉल्व कर लेना, दिस कम्स आउट टू बी योर 0.34 वोल्ट। आपके पास E नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर कितना आ गया है, कोई दिक्कत, क्लियर? मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा था, इसमें एक सेल पोटेंशियल दिया हुआ है जिससे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, क्लियर? सो लेट्स हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं अब तक जितने क्वेश्चन ई नॉट ऑफ सेल के कर चुका हूं वो सारे ई नॉट ऑफ सेल थे, याद रखिए। नॉट मतलब सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में किए थे, अभी तक हमने नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कुछ भी नहीं किया है, क्लियर? कोई भी दिक्कत। लेट्स हैव सम व्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे क्या सीखना चाहिए। मैं पूरी सीरीज तो नहीं बना पाऊंगा, मैं सिर्फ 5-7 मेटल्स या 5-7 एलिमेंट्स का वैल्यू लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है ये। फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले तो यार इसे नोट कर लीजिए सारे को, ठीक है ना। मतलब मैंने बहुत गिने चुने बनाए, एंड गिने चुने क्यों बनाए हैं, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर? वरना लिस्ट बहुत लंबी है, आप किसी भी बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो मॉडर्न है, चाहे वो अवस्थी है, ठीक है ना, आप किसी भी बुक के अंदर आप इसे निकाल के देख सकते हो, आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, चाहे कोई भी वो बुक है, क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, लिथियम प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लेता है उसका एसआरपी, मैंने सबका एसआरपी मेंशन किया है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड एसआरपी है। अगर लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम बनता है तो उसका एसआरपी वैल्यू ये आता है। क्या आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को समझ सकते हो? माइनस लिखा हुआ है इसके आगे, माइनस का मतलब क्या है, ये नहीं होना चाहता, यानी कि लिथियम प्लस कभी लिथियम नहीं बनना चाहता, यानी कि ये रिडक्शन नहीं होना चाहता, ये खुद का रिडक्शन नहीं करना चाहता। इसका मतलब क्या पॉसिबल है, ये तो देखो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर बैक रिएक्शन इसका क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यानी कि लिथियम अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, लिथियम अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो वो बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, ये क्या निकल के आएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, यानी कि ऊपर जाते हुए स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ती है, एंड नीचे आते हुए स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट घटती है। फाइन, नीचे आते हुए स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो घटती है। इस बात को प्रूव करके देखते हैं। F2 दो इलेक्ट्रॉन लेके F माइनस में जा रहा है और इसका ये E नॉट क्या है, प्लस में। प्लस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, प्लस वैल्यू का मतलब हुआ ये बहुत आसानी से इस रिएक्शन में जाना चाहता है। अगर फ्लोरीन इसमें जाना चाहता है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है, ये रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर फ्लोरीन अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, इसका मतलब फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इज दैट थिंग क्लियर? अब थोड़ा सा इस बात को समझ के देखिए, ये ना
एक्चुअली में वही है जो आप 10th में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो ना, वही है यार। ऊपर वो लोग लिखे हुए हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा, ये H+ आना चाहिए था, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, एंड नीचे वो लोग हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इज दैट थिंग क्लियर? किसमें रिएक्टिव? ऑक्सीडाइज होने में। किसमें? ऑक्सीडाइज होने में। यानी कि हर ऊपर वाला बंदा अपने से नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, उस हिसाब से लिखा है। याद करिए 10th का रिएक्टिविटी सीरीज, हर ऊपर वाला बंदा नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। किसी को ये भी याद नहीं है तो यार 10th के लेक्चर में जाके पढ़ो, फिर अपनी वीडियोस में पढ़ा है, 10th की वीडियो में जाके पढ़िए रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर वाला बंदा नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? मतलब अगर आप कोई भी ऊपर वाली इक्वेशन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, नीचे वाले का रिडक्शन कराएंगे, तो वो स्पॉन्टेनियस निकल के आएगा, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये सब वो लोग हैं जिनका एसआरपी नेगेटिव है। एसआरपी नेगेटिव आने का मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले लोग ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, एंड हाइड्रोजन से नीचे वाले लोग रिडक्शन कराना चाहते हैं। दोज हु आर अबव हाइड्रोजन, दोज हु आर अबव हाइड्रोजन कैन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो वो अच्छे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे हैं। एंड जो नीचे वाले हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे हैं। एंड ये भैया हमारा है रेफरेंस। हाइड्रोजन इज अवर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू क्या है? 0। एक और चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है, अगर मैं इसको 2 भी कर देता हूं तो भी ये वैल्यू नहीं बदलेगी। सिर्फ इसकी बात नहीं है, अगर यहाँ पे भी मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वैल्यूज नहीं बदलेंगी, बिकॉज ये स्टैंडर्ड एसआरपी वैल्यूज हैं जिनको स्टोइकियोमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, एक मोलैरिटी सॉल्यूशन के लिए ली गई वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत? फाइन, एक बार के लिए रिकॉल कर लीजिए। तो जो ऊपर है देखिए, लिथियम +2 से इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम बन रहा है, ये माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहता। अभी अभी हमने प्रूव किया गिब्स फ्री एनर्जी में, ये नहीं होना चाहता, यानी कि ये होना चाहता है। ये होना मतलब ऑक्सीडाइज होना। अगर लिथियम अपने आप को ऑक्सीडाइज कराना चाहता है, इसका मतलब रिड्यूस कर सकता है किसी को, इसका मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली हमने ये प्रूव किया। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये जितनी याद की जा सकती है अच्छी बात है, क्लियर? वरना इतनी तो याद कर लेना, थोड़े बहुत वैल्यूज याद किए जा सकते हैं, क्लियर? सो दैट सम्स अप द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनकी मोलैरिटी 1 नहीं है, तो उनमें सेल पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाता है, क्लियर? तो टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड यार शेयर जरूर कर दीजिए, करिए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।